नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 11 जो कि भोगे हुए दिन नामक एक कहानी है उसे पढ़ेंगे। किंतु भोगे हुए दिन कहानी के कहानीकार मेहरुनिसा परवेज, पहले हम इनका एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है मेहरुनिसा परवेज की। मेहरुनिसा परवेज का जन्म 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान बहला, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश है। इनके पिता का नाम A.H. खान था। अगर इनकी अभिरुचि के बारे में बात करें तो सामाजिक सक्रियता, बस्तर के आदिवासियों और शोषित दलित जातियों समुदायों की बेहतरी के लिए इन्होंने लेखन कार्य किया तथा अन्य गतिविधियों द्वारा विशेष सक्रियता इन्होंने अपनी दिखाई। मध्य प्रदेश की बोलियों जैसे हल्बी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि का इन्हें अच्छा ज्ञान था। गतिविधियों की अगर बात की जाए कि यह और किस चीज़ में शरीक थी, तो 1995 में चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में ये कश्मीर गई थी। लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव यात्राएं और सम्मेलनों में इन्होंने सहभागिता अपनी दर्ज की। आगे देखते हैं। अगर इनके सम्मान की बात की जाए तो इन्हें कोरजा उपन्यास पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। इसी उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी इन्हें मिला है। 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्हें विशिष्ट सम्मान मिला था। 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान से ये सम्मानित हो चुकी हैं। 2003 में समरलोक के संपादन के लिए श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार भी इन्हें मिला। 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण से भी ये विभूषित हुई। अगर इनके संपादन के कार्य की बात की जाए तो इन्होंने समरलोक नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया है। फिल्म निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी ये सक्रिय रही हैं। लाजो बिटिया टेलीफिल्म तथा स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी अवंतीबाई नामक धारावाहिक का निर्माण एवं इन्होंने निर्देशन भी किया था। जूठन, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी पढ़नी है, जूठन जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है ओम प्रसाद वाल्मीकि की, तो उन्होंने जूठन तथा सोने का बेसर इन कहानियों पर भी एक धारावाहिक बनाया जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। इस प्रकार ये फिल्म निर्माण और निर्देशन के कार्यों से जुड़ी रहीं। आगे देखते हैं। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो उपन्यासों में आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगण, पासंग आदि बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित हुआ। कोरजा उपन्यास पर तो मध्य प्रदेश सरकार का अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और कोरजा उपन्यास को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी मिला है। यही कारण है कि कोरजा उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध एवं चर्चित रही है। अगर इनके कहानी संग्रह की बात करें तो आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप,
गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियाँ आदि इन्होंने लिखी है। यह सभी कहानी संग्रह हैं और मेरी बस्तर की कहानियाँ तो काफ़ी चर्चित है। तो बच्चों, आज हमने मेहरुनिसा परिवेश का एक संक्षिप्त परिचय जाना। यह भी जाना कि ये फिल्म निर्देशन और धारावाहिकों से जुड़ी रहीं। कई इन्होंने उपन्यास लिखे जो काफ़ी चर्चित हैं और पद्मश्री जैसे अलंकार से ये विभूषित भी हैं। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचय को जानते हैं। साहित्यिक परिचय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सन 1970 के बाद हिंदी की महिला कथाकारों में मेहरुनिसा परवेज ने अपनी खास पहचान बनाई। लगातार सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों के साथ यह लेखनरत रहीं। कथा साहित्य में मुस्लिम मध्य वर्ग के जीवन के विश्वसनीय अंतरंग का चित्र इन्होंने उपस्थित किया। विश्वसनीय इसलिए क्योंकि जो यथार्थ में है इसे उन्होंने दिखाया। नारी समस्या के अतिरिक्त आदिवासियों और समाज के सामान्य रूप से पिछड़े और तिरस्कृत समुदायों के जीवन पर भी इन्होंने अपनी संवेदनापूर्ण दृष्टि डाली है। अपने विषय, पात्र और परिवेश पर इनकी खोजी निगाहें थी। इन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करके अपने पात्रों को गढ़ा, विषयों का चयन भी किया है और परिवेश भी बिल्कुल यथार्थ चित्रित किया है। समाजशास्त्रीय और मानवीय दृष्टि इनकी रही। इन्होंने मानव की ओर और समाज में मानव का क्या स्थान है और उसकी स्थिति क्या है, इसको बखूबी निभाया और दिखाया। गहरी सहानुभूति, संवेदना तथा कल्पनाशील ताने बाने के कारण इनकी रचनाओं में जिज्ञासा, खोज, शोध या पत्रकारिता की सतह से ऊपर उठकर एक सर्जनात्मक ऊर्जा तथा मूल्यबोध की दमक दिखाई पड़ती है। इनके साहित्यिक परिचयों को हम और भी जानेंगे। इनकी रचनाओं में भावुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भावना के अधीन होके, भावना के वश होकर के केवल इन्होंने कुछ रच डाला, बल्कि यथार्थ बोध के कठोर संयम के कारण रचना पाठक को गहरी तृप्ति या अतृप्ति अनुभव कराने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने जो यथार्थ है उसे दिखाने का प्रयास किया और केवल भावना नहीं भरा, बल्कि जो यथार्थ है, भावना में कई चीज़ें बह जाती हैं, लेकिन इन्होंने संयम रखा है। इन्होंने जो भी लिखा है उसे यथार्थ से बांध कर लिखा है। यही कारण है कि इनका पाठक वर्ग जब भी इनकी कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ता है तो उसके सामने कोई बिंब या चित्र काल्पनिक रूप में नहीं उभरता, बल्कि वह व्यक्ति, वह पात्र उनके आसपास ही महसूस होता रहता है, उनके बीच का। आगे देखते हैं। मेहरुनिसा परवेज का साहित्य समय के निहायत जरूरी संवाद और संप्रेषण का साहित्य है। ये समय के निहायत जरूरी संवाद, कहने का अर्थ यह है कि आज के समय की मांग क्या है। आज के समय में कल्पना जैसी चीज़ें नहीं रखी जा सकती। समय बदल चुका है। लोग काल्पनिक से अधिक यथार्थवादी हैं और मेहरुनिसा परवेज ने इसका ध्यान रखा है। निरंतर लेखन में भी यह सक्रिय हैं और आज भी इनके द्वारा कई अच्छी कृतियाँ हमारे समक्ष आई जा रही हैं निरंतर। यदि हम भोगे हुए दिन कहानी की बात करें, जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कहानी मेहरुनिसा परवेज की कहानियों की किताब मेरी बस्तर की कहानियाँ से ली गई हैं। भोगे हुए दिन मेरी बस्तर की कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है।
यह छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े हुए इलाके में आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने के संघर्ष में लगे एक बुजुर्ग शायर, उसकी एक खुददार बेटी और बच्चों के बारे में बहुत प्रभावोत्पादक ढंग से करीब से हमें बताती है, और जितना बयान करती है उससे अधिक इशारों में बात करती है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भोगे हुए दिन। वह दिन जिसे भोग लिया गया है और वह दिन जिसे भोगा जा रहा है। कहानी मेहरुनिसा परवेज ने लिखी है और मेरी बस्तर की कहानियों से ये ली गई है। इसमें एक शायर हैं जिन्होंने अपने एक उस दौर को भी देखा जब सुख समृद्धि थी, उनकी पूछ थी, चारों तरफ उनकी तूती बोलती थी, और एक वह भी दिन देखा जब आज वो उपेक्षा से घिरे हुए हैं। कोई उनके दरवाजे तक नहीं आता। समाज के बिल्कुल उपेक्षित वर्ग में वे शामिल हो गए हैं। मेहरुनिसा परवेज ने इस अनछुए विषय को हमारे समक्ष रखा है। एक ऐसा विषय उन्होंने चयन किया जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह बूढ़े शायर छत्तीसगढ़ के हैं और उन्होंने इसी पर एक कहानी लिखी है। बच्चों, कहानी में और कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से पात्र हैं और कहानी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। कहानी आपके समक्ष है और मैं इसका वाचन करूंगी। कहानी पढ़ लेने के बाद हम कहानी पर एक संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे। कहानी इस प्रकार है। भोगे हुए दिन का बासी पहर अब भी बचा था। बदली से सूरज के ढके होने के कारण शाम का धोखा हो रहा था। तांगा गली के मोड़ पर बने एक पुराने घर के सामने रुका। तांगे में बैठे बैठे ही मैंने शांदा साहब को पहचान लिया। वह नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनका बूढ़ा शरीर प्रसन्नता से खिल उठा। वह एकदम मेरी तरफ बढ़े और मुझसे लिपट गए। तो बरखुदार, इस बूढ़े की याद आ ही गई। उनका चेहरा प्रसन्नता से भरा था। वह एकदम पलटे और आवाज़ दी, ओ बेटा जावेद, आओ तो। दरवाजे पर टंगा पर्दा हिला और एक 10 साल का लड़का बाहर आया। देखो बेटा, यह सूटकेस मेरे कमरे में रख दो। तांगे वाले के जाते ही हम आगे बढ़े। सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा था और एक आम के पेड़ के नीचे बड़ा सा तराजू लटक रहा था। तराजू के पास एक 8 साल की लड़की बैठी थी जिसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे। उसकी चोटी से बाल निकलकर सारे मुंह पर बिखरे पड़े थे। इतने पर भी वह सुंदर लग रही थी। तराजू के एक पल्ले पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई पड़ी थी। आम की परछाई वाला पल्ला नीचे था। मानो धूप और परछाई दोनों को तौला जा रहा है। हम लोग लंबे और सूने बरामदे को पार कर रहे थे। शांदा साहब लकड़ी के सहारे चल रहे थे। उनका शरीर बहुत भारी था। बुढ़ापे का बोझा उठाने में उनके कंधे असमर्थ थे। दालान का सीमेंट बहुत पुराना था और जगह जगह से उखड़ा हुआ था। पूरे मकान को एक अजीब तरह की उदासी ने घेर रखा था, वैसे ही जैसे अक्सर मुसलमानों के पुराने घरों में होती है। कमरे में जाते ही सामने के दरवाजे से
आंगन का पूरा भाग सामने आ गया। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह शांदा साहब की पत्नी हैं। तपाक से मैंने सलाम किया। मुझे देखते ही वह घबरा सी गई और बिना कुछ कहे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई, जो वहीं लकड़ी की जाफरी का बना हुआ था। शांदा साहब मुस्कुराए, अरे बेगम, यह तो अपना जगदलपुर वाला शमीम है, जहाँ पिछली गर्मियों में मैं मुशायरे में गया था। पर वह नहीं निकली। कमरा छोटा सा था। इस कमरे से लगा एक और कमरा था और उसकी दाहिनी ओर एक और कमरा था। वहीं लकड़ी की सीढ़ी ऊपर को गई थी। यह कमरा शांदा साहब का था। कमरे के बड़े भाग को तखत घेरे हुए था। दीवारों में बनी अलमारियों में देशी दवाएं भरी थी। एक पुराने सिंग में एक सफ़ेद रंग की गोल अजमेरी टोपी टंगी थी। एक तिपाई पर मेरा सूटकेस रखा था। शांदा साहब बाहर चले गए थे। सूटकेस से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए और मुंह धोने किधर जाऊं सोच ही रहा था कि जावेद आया। चलिए, गुसलखाना उधर है। मैं जावेद के दिखाए टट्टे के बने बाथरूम में चला गया, जहां खड़े रहने पर आधा शरीर बाहर दिखता था। मैंने देखा पीछे दालान सूनी है। कुएं के पास टमाटर के कुछ पौधे लगे थे, जिनमें कच्चे कच्चे टमाटर लटक रहे थे। बाथरूम का पानी एक कच्ची नाली से दीवार के पार जा रहा था, जहां शायद 2-3 बत्तखें पानी पी रही थीं। उनकी मोटी और भद्दी आवाज़ आ रही थी। मैं वापस कमरे में आया तो एकदम सामने से शांदा साहब आते दिखे। उनके एक हाथ में 8 आने वाली गुलाब छाप चाय की पुड़िया थी। मुझे देखते हुए पाकर वह झेपे, फिर जल्दी से अंदर हो गए। तराजू के पास बैठी लड़की तौल तौल कर लकड़ियाँ दे रही थी। लकड़ियों के ढेर पर चढ़े बकरी के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। मुझे घर के घुटे घुटे वातावरण से अजीब लग रहा था। जावेद मेरे सामने से निकला और लड़की के पास गया। सोफिया, 8 आने दे, नानी बोली है। क्यों? लड़की ने अपनी जेब को कसकर पकड़ लिया ताकि जावेद जोर जबरदस्ती से न ले जा सके। कमरून खाला के यहाँ से 2 अंडे लाने हैं। शाम की तरकारी के लिए ला, जल्दी दे। लड़की ने जेब से 8 आने निकालकर दे दिए। जावेद चला गया। मैं लड़की के पास आ गया। गली में काफ़ी चहल पहल थी। घर के सामने औरतें, आदमी बैठे बीड़ी बना रहे थे। महाराष्ट्र में बीड़ी के काम में काफ़ी लोग घर बैठे कमा लेते हैं। यह एक ऐसा धंधा है कि अच्छे अच्छे घर की औरतें पैसों की तंगी से घर में बीड़ी बनाती हैं। महाराष्ट्र में यह धंधा जितना अधिक है उतना कहीं नहीं। बीड़ी के कटे हुए पत्तों का ढेर जहाँ तहाँ पड़ा था। शांदा साहब की एक ही विधवा लड़की है, जो पति के मरने के बाद उन्हीं के पास अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। उनकी लड़की प्राइमरी उर्दू स्कूल में टीचर है। उसी लड़की के ये दोनों बच्चे हैं। लड़की मुझे पास खड़ा देख शर्मा रही थी। मैं एकदम उसके पास चला गया। वह मुंह में फ्रॉक दबाए हंसने लगी। क्या नाम है? सोफिया। बड़ा प्यारा नाम है। कितनी बिक्री हुई? सोफिया झेप कर नीचे देखने लगी।
पढ़ती नहीं हो? अम्मा घर में पढ़ा देती हैं। और जावेद? वह जाता है, तीसरी में पढ़ता है। तभी सामने से 2 बच्चे लकड़ी लेने आए। सोफिया बड़े ही सधे हाथों से तराजू पर लकड़ियाँ चढ़ा रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था। 7 साल की लड़की को भी समय ने कितना निपुण बना दिया है। मैंने शांदा साहब के घर के इस वातावरण के बारे में सोचा न था। हम लोगों ने पिछली गर्मियों में मुशायरा रखा था। शांदा साहब को उसी मुशायरे में अध्यक्ष की हैसियत से बुलाया था। शांदा साहब के बहुत बुजुर्ग होने से दूसरों के साथ तकलीफ न हो, यह सोच मैंने उन्हें अपने घर ठहराया था। तभी से मैं इनके बहुत पास आ गया। शांदा साहब हिंदुस्तान के सबसे पुराने शायरों में से हैं। इकबाल और इनका बहुत दिनों का साथ रहा है। मैंने तो सोचा भी न था कि जिसके नाम से लोग जमा हो जाते हैं, जो उस्ताद माना जाता है, उसके घर का वातावरण इतना करुणाजनक होगा। अंदर कमरे से जावेद मुझे बुलाने आया। अंदर शांदा साहब आराम कुर्सी पर बैठे थे। बैठो शमीम। सामने के दरवाजे से जावेद चाय और नाश्ते की प्लेट उठाकर लाया। नाश्ते को एक नज़र देखते हुए शांदा साहब बोले, जावेद, नानी से कहो वह कश्मीर वाले अखरोट भेजे। जावेद अंदर गया। अंदर शायद पहले ही सुनकर अखरोट निकाल लिए गए थे, क्योंकि जावेद उसी पल अखरोट से भरी प्लेट लिए लौट आया। लो शमीम, यह अखरोट खाओ। मेरा एक शागिर्द है जम्मू में, बेचारा वही भेजता रहता है, वरना मेरी तो इन सब चीज़ों के खरीदने की हैसियत ही नहीं है। इन दिनों आप कहीं मुशायरे में नहीं गए? मैंने अखरोट उठाते हुए पूछा। नहीं, कहीं से तो बुलावा नहीं आया। फिर शमीम, बूढ़ा ज़्यादा हो गया हूँ, लोग बुलाते नहीं। शमीम बेटा, आजकल तो गले वालों की ज़्यादा पूछ है। जो अच्छा गाकर पढ़ लेता है उसी की पूछ है। फिर तो खर्च तो बड़ी मुश्किल से चलता होगा। हाँ, लड़की कमाती है। लकड़ी की टाल बनवा लिया हूँ। फिर इसी साल से गवर्नमेंट से 100 रुपया वजीफ़ा भी गवर्नमेंट देने लगी है। वजीफ़ा मिलने लगा? मुझे मालूम था इसके लिए शांदा साहब दिल्ली जाते रहते थे। हाँ, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक बार कश्मीर के मिनिस्टर मुझसे मिलने घर पर आए थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने कोशिश की तो इस साल से मिल रहा है। बेटा, हम लोगों पर खर्च करना गवर्नमेंट फिजूल समझती है, बस खुदा किसी तरह से पूरा कर रहा है। शांदा साहब फिर बोले, अरे बेटा, यूनानी दवा मैं बहुत पहले से देता था। सब पुराने लोग जानते हैं तो इलाज करवाने आते हैं, पर वह भी बहुत कम। मशीनों के ज़माने में जड़ी बूटी को कौन पूछता है। दोपहर को शांदा साहब की लड़की फातिमा स्कूल से लौट आई। सूखा सूखा मस्टरनियों का सा चेहरा। उसके हाथ में लाल गुलाब के 3 फूल थे, जिन्हें उसने आते ही गुलदान में लगा दिया। जावेद स्कूल चला गया था। सोफिया अंदर जाकर जावेद की ड्यूटी संभाल रही थी और शांदा साहब सोफिया की जगह टाल में थे। वह कुर्सी पर बैठे बकरी के बच्चों से खेल रहे थे। उनकी पीठ पर लगा छोटा सा पेबंद धूप में साफ चमक रहा था। उनके पैर बुरी तरह कटे थे। उन्होंने काले रंग की रबर की 2 तरफ से सुराख वाली पुरानी सी चट्टी पहन रखी थी। दोपहर के खाने के बाद मैं भी लेट गया। सोफिया आंगन की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद करने आई थी। उसके छोटे छोटे बाल
धुले हुए पीठ पर बिखरे थे, कपड़े भी धुले हुए थे। सोफिया दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने जानबूझकर आंखें मूंद ली। दरवाज़ा धीरे से लगाकर सोफिया टाल में चली गई। आंगन में बर्तनों के निकालने की आवाज़ आई तो वे लोग दरवाज़ा लगाकर बर्तन मांज रही हैं। सोफिया के बाहर जाते ही सांदा साहब लकड़ी के सहारे आते दिखे। कमरे में आते ही वह खाट पर थके से लेट गए। सामने दीवार पर धूप की परछाई पड़ रही थी। सामने से सोफिया की आवाज़ आ रही थी। शायद वह बकरियों के बच्चे को पकड़ रही थी। मैं चुपचाप बैठा कल जाने की सोच रहा था। इन 2 दिनों में मेरा मन इस घर में इतना लग गया था कि जाने की बात से ही मेरे मन में पीड़ा घुलने लगी। रायपुर के लिए ट्रेन कब मिलती है? शांदा साहब ने छत की तरफ देखते हुए ही कहा, शायद कल 10-11 बजे मिल जाएगी। वह चुप हो गए। गली से शायद कोई तांगा जा रहा था। सामने वाले कमरे की दीवार से जो गली की तरफ पड़ती है, शायद कोई गाय पीठ रगड़ रही है और उसकी खसखस की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई दे रही थी। शमीम, मुझे अफसोस है, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। वक्त बहुत ही बुरा आ गया है। वक्त के साथ कमाई के जरिए कम हो गए हैं और महंगाई दुगनी हो गई है। हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा। मैंने अपने इन आँखों से 2 दौर देखे हैं। एक वह वक्त जब नाम से दूर दूर से लोग आते थे। एक एक शेर को हजारों बार पढ़वाया जाता था। रेडियो वाले मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने दौड़ते थे। दिल्ली और मुंबई के लोग मेरे पीछे पागल से थे। दूसरा वक्त अब देख रहा हूँ, यही लोग जो मेरे दीवाने थे अब मुझे भूल गए हैं। दिल्ली मुंबई को तो छोड़ दो, खुद नागपुर में मुशायरे होते हैं तो मुझे बुलाया नहीं जाता। अब तो सिर्फ पुराने 2-4 लोग हैं जो मुझे शायर के नाम से जानते हैं, वरना यह नई नस्ल तो मेरा नाम तक नहीं जानती। शांदा साहब चुप हो गए थे। मुझे लगा शायद उनका गला भर आया है। तभी वह उठे और दूसरे कमरे में से एक छोटी सी संदूक उठा लाए जिसमें ढेरों कागज भरे थे। चश्मा चढ़ाकर वह एक एक खत को उठाते जाते और मुझे पढ़ने को कहते। ये सब खत इकबाल के थे। पढ़ पढ़कर हैरान हो रहा था। सब पुराने शायर इन्हें कितना मानते थे। हर खत पढ़कर मैं आश्चर्य में पड़ गया। शमीम, ये सब पुराने शायर मुझे मानते थे। इनके हर शेर में मैं गलतियां निकाला करता था, पर देखो नसीब की बात है, आज मरने के बाद भी यह पूछे जाते हैं और मैं जिंदा खप रहा हूँ। मेरी अभी तक एक भी किताब नहीं निकली। क्यों? इसलिए शमीम कि ये लोग वक्त पर मर गए। शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, दीवाने हों। सारी दोपहरी शांदा साहब पुरानी बातें बताते रहे। मैं बाद में सो गया था, पर मुझे लगा शांदा साहब व्याकुलता से करवटें ही बदलते रहे। पुरानी बातें उन्हें पीड़ा दे रही थी। 3 बजे जब मैं शहर से ट्रेन का टाइम वगैरह पूछकर और कुछ सामान खरीद कर लौटा तो शाम होने वाली थी। जावेद स्कूल से आ गया था और पायरी पर बैठा अमरूद खा रहा था। सोफिया दालान झाड़ रही थी। तराजू खाली लटक रहा था। बकरी के बच्चे मुझे कहीं नहीं दिखे। शायद सोफिया ने उन्हें कोठे में बंद कर दिया था। मैं दालान पार कर कमरे में गया
तो आंगन की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद था। मैं तख्त पर बैठ गया। जाने मन में कौन सी इच्छा मुझ पर सवार हो गई और मैं अपने को रोक न सका। उठा और बंद दरवाजे की दराज से झांकने लगा। मैं चौंक पड़ा। शांदा साहब पैजामा घुटनों तक चढ़ाए बहुत धीरे धीरे लड़खड़ा लड़खड़ा कर बाल्टी से पानी भरकर ला रहे थे। उनका सारा शरीर पसीने से भीगा था और वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। तो बच्चों, आज हमने भोगे हुए दिन कहानी के कुछ अंशों को पढ़ा और यहाँ तक अपनी समझ बनाई कि कहानी में लेखिका ने एक बूढ़े शायर के जो जीवन वो जी रहे हैं, उपेक्षा भरा जीवन, उसके विषय में बड़ी गंभीरता और सूक्ष्म विश्लेषण के साथ लिखा है। आगे की कक्षा में हम कहानी को पूरी तरह से देखेंगे कि कहानी कौन सा मोड़ लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद।